आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। एक हम नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में जो आरओ एआरओ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक को टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। उसमें सब्जेक्ट नहीं देखी जाएगी, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। मान लीजिए कि साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सभी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो पहला सेगमेंट देखते हैं हम। तो पॉलिटी में 1937 चुनाव का बहुत महत्व है और यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर या किन किन प्रांतों पर अपना मंत्रिमंडल गठित की थी। तो 1937 चुनाव का हम रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले चुनाव कब हुआ, ये हुआ था फरवरी 1937 को हुआ था। इसका जो रिजल्ट आया, इसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या काम किया कि पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी। पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी, किसने प्राप्त किया था? कांग्रेस ने। ये कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के रिजल्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और पूर्ण बहुमत प्राप्त की इन 6 प्रांतों में, और यहाँ पर अपने प्रतिद्वंदियों का पूर्णतः सफाया किया। ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रांत है मद्रास का, दूसरा है उड़ीसा, बरार का क्षेत्र, मध्य प्रांत का, और पांचवा है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब उड़ीसा का, और छठा प्रांत जो है वो है बिहार, ठीक है। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत की। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त की, और 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आया। जिसमें सबसे बड़ा दल कौन बना? कांग्रेस बना। किन किन प्रांतों में बना? पहला है बम्बई का। बम्बई में कांग्रेस जो है वो लगभग पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी, थोड़े कुछ सीटों से रह गया था। दूसरा है असम का क्षेत्र, और तीसरा है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो यहाँ पर इन 3 प्रांतों पर सबसे बड़े दल के रूप में जहाँ चुनाव हुआ था, वहाँ पर सबसे बड़ा दल कौन बन के आई? कांग्रेस आई। एक और फैक्ट इनमें देख लेते हैं कि किन किन जगहों पर चुनाव हुआ लेकिन कांग्रेस वहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। ये 3 ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़े दल से वंचित रही, ठीक है। कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ा दल नहीं बनी। कौन कौन सा वो प्रांत है? नंबर 1 है बंगाल का, ठीक है, नंबर 2 है पंजाब का, और नंबर 3 है सिंध का। यहाँ पर मुसलमान आबादी ज़्यादा थी, ठीक है, सिंध का। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग का आधिपत्य ज़्यादा था, ठीक है, इन प्रांतों पर। अब बात करते हैं कि इन जो जो मंत्रिमंडल बना। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर पूर्ण बहुमत जहाँ प्राप्त की वहाँ तो था ही, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे बम्बई है, सबसे बड़ा दल के रूप में यहाँ पर उभर कर आई थी। असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में। तो देखते हैं किन किन प्रांतों पर कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल स्थापित कर की, ठीक है। ठीक है, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल की स्थापना किया, और इन मंत्रिमंडल में पहले तो ये 6 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी। इन 6 प्रांतों में उसने अपना मंत्रिमंडल स्थापित किया। और टोटल ये कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल स्थापित किया? तो 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल स्थापित किया। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। अब ये कौन कौन से 8 प्रांत हैं? सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला है मद्रास का, ठीक है, दूसरा है बम्बई का, ठीक है, आज का मुंबई, और तीसरा प्रांत था मध्य प्रांत का, इसको याद रखेंगे, मध्य प्रांत का, और चौथा है उड़ीसा का, पांचवा है बिहार में मंत्रिमंडल स्थापित की, और उसके बाद छठा है तो प्रांत का, संयुक्त प्रांत मतलब अपना उत्तर प्रदेश। और 2 ऐसे प्रांत हैं, 7वां और 8वां, जहां पर कांग्रेस की सरकार तो थी लेकिन अपने सहयोगियों के साथ उसने स्थापित कर दी, मतलब गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। तो ये था पश्चिमोत्तर प्रांत, और 8वां है असम। तो यहाँ पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में थी, तो कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ क्या की? सरकार बना ली। तो इन 8 प्रांतों का नाम याद रखेंगे, और 8 प्रांत में ही कांग्रेस ने क्या की थी? गठबंधन की मंत्रिमंडल की स्थापना की थी। जुलाई 1937 में यहाँ पर मंत्रिमंडल बना था, और चुनाव कब हुआ था? फरवरी 1937 में ये चुनाव हुआ था, ठीक है, तो इसको
याद रखें। एक और सेगमेंट को हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान है, इस संविधान में मूल रूप में कितना मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग थे और कितने अनुसूचियां थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 395 ये आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। मूल रूप में जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? 22 भाग थे। और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, और जैसे जैसे समय बदला और इस समय बदलते इसमें परिवर्तन हुआ और वर्तमान में कितने रह गए, वर्तमान में कितने हुए, संविधान बहुत सारे आर्टिकल मतलब संविधान संशोधन हुए, उसमें बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए और कई सारे भाग जोड़े गए और उसमें अनुसूचियां जोड़ी गई। तो देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो जो भी आर्टिकल जोड़ा गया, देखिए इसमें एक बात रखी गई कि अब पढ़ने की सुविधा के अनुसार से आर्टिकल तो बहुत सारे जोड़े गए, लेकिन उस आर्टिकल को पढ़ने की सुविधा के अनुसार किसी भी आर्टिकल में उसके नीचे का, खा, गा या ए बी सी बना करके उसमें जोड़ दिया गया और आर्टिकल अभी भी 395 ही रखा गया है। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट 450 के आसपास आर्टिकल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ओरिजिनल रूप में है वो 395 ही रखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल अभी भी 395 हैं। भाग कितने गए हैं? भाग में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, अभी भी ये 22 भाग हैं, जबकि इस भाग में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस भाग में चार चार अतिरिक्त भाग जोड़ दिया गया है। ठीक है, चार भाग और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से चार भाग जोड़ दिया गया है? 22 भाग ही रखा गया है, लेकिन इसे जोड़ा गया है, चार अतिरिक्त भाग जोड़ दिया गया है। कौन सा? जैसे पहला जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है भाग 4A। ठीक ठीक है, 4A मतलब 4 का को जोड़ दिया गया है। ठीक है, 4 का को भाग जोड़ा गया है और इसे किस रूप में जोड़ा गया है? ये है मूल कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ दिया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो 1976 में 4 का को जोड़ दिया गया है मूल कर्तव्य के रूप में। ठीक है, और एक और जोड़ दिया गया है भाग 9 का को जोड़ा गया है और 9 का को ये नगर पालिका है। ठीक है, 9 का नगर पालिका का प्रावधान किया गया संवैधानिक रूप से और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 9 का जोड़ दिया गया है, 4 का जोड़ दिया गया है और इसके बाद एक और भाग जोड़ा गया है, भाग 9 खा। 9 खा किस रूप में जोड़ा गया है? 9 खा ये सहकारी सहकारी समितियों के रूप में इसे जोड़ दिया गया है 97वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, एक अंतिम जो भाग जोड़ा गया है वो है भाग 14 का को 14 का को जोड़ दिया गया है, ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भी जोड़ दिया गया है 1976 में इसे जोड़ा गया है और ठीक है, और ये किस रूप में जोड़ा गया है? अधिकरण के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं? देखिए, 4 का मूल कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया है, 9 का नगर पालिका के रूप में इसे जोड़ा गया है और 9 खा सहकारी समितियों के रूप में जोड़ा गया है और भाग 14 का 42वां संविधान संशोधन के रूप में अधिकरण के रूप में इसे जोड़ा गया है। तो ये चार जो हैं, ये चार भाग जोड़ दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप अब चार भाग जोड़ा गया है और इसमें से एक भाग को देखिए, जो भाग 7 है और इसे ये पहली अनुसूची के रूप में था और ये भाग 7 जो है इसे इसमें एक अनुच्छेद था, आर्टिकल 238। ठीक है, आर्टिकल 238 जो था इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 7वें संविधान संशोधन
56 में भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है। तो टोटल 4 जोड़ा गया, 1 हटाया गया, इसका मतलब 3 प्लस किया गया, तो 22 प्लस 3 टोटल कितने हो गए? 25 भाग होना चाहिए था, लेकिन ये 22 के अंदर ही सबको जोड़ा गया। जैसे 4 था तो 4 का जोड़ दिया गया, 9 था तो 9 का और 9 खा कर दिया गया, और 14 था तो इसे 14 का जोड़ दिया गया, 14 के नीचे ही। तो इस प्रकार से अभी भी टोटल कितने हैं भाग? 22 है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रश्न में कभी कभी 25 दे दिया जाता है तो कभी 22, तो आपको याद रखना है कि कितने टोटल हैं? 22 भाग हैं। अब बात करते हैं अनुसूचियों की। तो अनुसूचियों में कितनी प्रॉब्लम आई थी कि टोटल मूल रूप में कितनी अनुसूची थी? मूल रूप में 8 अनुसूची थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस चीज को कि टोटल कितनी थी? मूल रूप में 8 अनुसूची थी। अब 4 और इसमें प्लस कर दिया गया, टोटल कितनी हो गई? 12 अनुसूची। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? ये है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, जिसको हम ध्यान देंगे। अब अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई हैं? तो देखिए, सबसे पहले 8वें के बाद है कौन आएगी? 9वीं अनुसूची। इसको भी देख लेते हैं ध्यान से। 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, मतलब पहला संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, पहला संविधान संशोधन किस रूप में हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और ये हुआ था भूमि सुधार को लेकर के। भूमि सुधार और प्लस जमींदार उन्मूलन, जमींदारी जो था उसका उन्मूलन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची डाली गई, और ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हुआ। ये बहुत ज़्यादा जरूरी था भारत के लिए, क्योंकि उस समय क्या था कि जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, और जो खेतिहर मजदूर थे उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, तो ज़मीनों का बंटवारा होना था। तो ठीक है, इस लिहाज से 9वीं अनुसूची आई। अब देखिए 10वीं अनुसूची कब आई? 10वीं अनुसूची आई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कब आई? 1985 में। ये किस लिए आई थी? दल बदल कानून के लिए। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए आई थी। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची की, और 11वीं अनुसूची जो आई ये 73वें संविधान संशोधन के लिए आई 1992 में। किस लिए 73वें संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? ये हुआ था पंचायती राज के लिए। ठीक है, पंचायती राज के लिए हुआ था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसके बाद आया था 12वीं अनुसूची। ये है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ये भी आया था, ये आया था नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए। ठीक है, इस प्रकार से 4 अनुसूची, 8 मूल रूप से 4 और इसमें जोड़ दिया गया, टोटल कितनी हो गई वर्तमान में? 12 अनुसूची हो गई, जिसको हमें याद रखना है। अगला सेगमेंट है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं की रचना होती है, मतलब सम्मिश्रण होता है दो या दो से अधिक धातुओं का। ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन जैसे सरीखे की कुछ अधातुएं भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। कार्बन अधातु है। ठीक है, और जो मिश्र धातुओं के गुण होते हैं, इनसे बनी हुई जो धातुएं होती हैं उन्हीं के गुणों को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी धातुएं मिश्र धातुएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले पूछी, देखिए इम्पोर्टेंट है पीतल का। तो पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं? कॉपर मतलब तांबा और जिंक का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पीतल में कॉपर और जिंक की धातुएं होती हैं, और जिंक का मतलब होता है जस्ता, हिंदी में कहते हैं, कभी कभी हिंदी में तो जस्ता ही देखने को मिलेगा। तो जिंक को जस्ता कहते हैं, और कॉपर ये है, इसी को क्या कहते हैं? तांबा। ये तांबा की धातु है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन इसी में अगर पीतल में हम क्या जोड़ दें? निकिल को जोड़ दें। याद रखना, पीतल में अगर हम निकिल को जोड़ दें तो ये जर्मन सिल्वर बन जाती है। ठीक है,
ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होती है, तो कॉपर, जिंक और निकिल को मिला करके जर्मन सिल्वर बनती है। तो अगर हम जो पीतल है, कॉपर और जिंक को, उसमें निकिल को जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर निकिल को जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है जर्मन सिल्वर। तो दो मिश्र धातुएं हो गई जिनका फॉर्मूला हम देख लिए, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है, ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद दूसरी धातु, तीसरी देखते हैं कि मिश्र धातु कौन है, स्टील, जिन्हें हमें याद रखना है। स्टील में, स्टील पता है सबको कि ये लोहा, मैक्सिमम पार्ट लोहे का होता है और कुछ पार्ट, मतलब जब लगभग 80 से 90% लोहा होता है और थोड़ा सा पार्ट इसमें कार्बन का होता है, स्टील का। तो इसी में लगे हाथ ये भी देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील की, ठीक है, स्टेनलेस स्टील को देख लेते हैं, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील। अब देखिए यहाँ इनका लिखने का मतलब होता है कि ये जो है याद करने में आपको आसानी होगी। तो ठीक है, इसमें होता है Fe, निकिल, क्रोमियम और थोड़ा पार्ट कार्बन का। तो देखिए ये है लोहा या फिर फेरस जिसे कहते हैं, लोहा और कार्बन तो स्टील ही है। तो अगर स्टील आपको याद है कि लोहा और कार्बन, तो ये स्टेनलेस स्टील में Fe और कार्बन तो सेम हो गया। निकिल और क्रोमियम को जोड़ा जाता है स्टील में, अगर निकिल और क्रोमियम को जोड़ देते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाती है। और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि किन किन मिश्र धातुओं में कार्बन का प्रतिशत है, तो स्टील भी दे दिया जाता है तो इसमें भी कार्बन का प्रतिशत है, स्टेनलेस स्टील भी दे दिया गया तो इसने में, तो याद रखेंगे स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों में कार्बन का कुछ ना कुछ अंश पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे और एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर वही सेगमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिहाज से, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उसी को मैं यहाँ पर। और इसके बाद हम देखते हैं एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पांचवा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कांसा। तो कांसा में कौन कौन सा पार्ट है, किन किन धातुओं से मिलकर के कांसा बनता है, तो ये कॉपर जिसे तांबा कहते हैं, Sn जिसे हम टिन कहते हैं, ठीक है, ये टिन है। ये कौन सा है, तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे कांसा। इसको याद रखने का पार्ट ये है कि देखिए जब आप पीतल की बात करते हैं, ठीक है, जब आप पीतल में तो कॉपर और जिंक है, और कांसा में कॉपर और Sn है। यहाँ पर लिख लीजिए आप पीतल को, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपका कंफ्यूजन होता है। पीतल में क्या है, कॉपर और Zn जिंक है। तो देखिए कांसा में का और सा आ रहा है, तो का मतलब सी से का, आप यहाँ कर लीजिए यस से टिन। तो ये आपका सी एस जो है, ये कार्बन कांसा जो है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रखेंगे, अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये है कि का मतलब सी हो गया और यस का मतलब सा हो गया, तो यहाँ से कांसा। तो अगला जो होगा जिसमें सा नहीं होगा वो कौन सा होगा, पीतल। तो कॉपर कॉपर दोनों में सेम है, यस यस की बात है, तो कांसा में यस आ गया, सा आ गया, इससे यस आ गया, तो ये सी यू और यसन हो गया टिन। और पीतल में क्या हुआ, कॉपर और Zn बचा हुआ पार्ट। तो ठीक है, इससे आप इस चीज को याद रखेंगे जो कि यहाँ पर है। एक और मिश्र धातु है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जिसे हम टांका कहते हैं। टांका को और क्या कहते हैं, एक और नाम से इसे कहते हैं सोल्डर। और इसको याद रखेंगे, ये भी बार बार पूछा गया है, Pb प्लस Sn। मतलब Pb मतलब क्या होता है, ये सीसा होता है, प्लम्बम। और Sn मतलब ये बार बार आप देख रहे हैं टिन, तो टिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि टांका, जो चोट लगने पर आपको टांका चलाया जाता है, वो किससे बना होता है, Pb प्लम्बम मतलब जिसे कहते हैं सीसा से, और टिन से, सीसा और टिन का बना होता है आपका टांका, ठीक है। तो ये इतना मिश्र धातुएं हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक। तो जैसे कभी कभी एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे Fe है, तो इसमें जंग लगता है बार बार, तो इसे जंग से बचाने के लिए इस पे जस्ते मतलब Zn, जिसे हिंदी में कहते हैं यसद, का लेप लगाते हैं, ठीक है, इसका लेप। और जो ये लेप लगने की क्रिया है होती है, इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि गैल्वेनाइजेशन क्रिया में
फेरस मतलब लोहे पर किस चीज की लेप लगाते हैं, तो किसकी लगाते हैं, जेडन की, जिंक की, जिसे कहते हैं यसेद। ठीक है, हम ऐसे प्रश्नों को देखते रहेंगे। थैंक यू।